दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजरी, ट्रॉमा यानी चोट के विषय में। दोस्तों हम कभी नहीं चाहते कि हमें इसका सामना करना पड़े। बावजूद इसके हमें या हमारे किसी परिवार के सदस्य को या अक्सर बच्चों को इसका शिकार होना पड़ता है। कहीं ना कहीं उन्हें चोट का शिकार होना पड़ता है और हमें इस कंडीशन को फेस करना ही पड़ता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंजरी होती क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है और इसको कैसे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसकी हम डायग्नोसिस करते हैं और इसका इलाज क्या है। साथ ही दोस्तों दो और विषयों को जानेंगे। एक तो ये कि क्या चोट लगने पर हमें मालिश करना चाहिए, क्या हमें किस चीज से सेकाई करनी चाहिए, बर्फ से करना चाहिए या किसी गर्म चीज से सेकाई करनी चाहिए, कौन कौन से वो फीचर्स होते हैं जो अलार्मिंग होते हैं जिसमें हमें बहुत तत्काल ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए खतरा का विषय हो सकता है या वो जानलेवा स्थिति तक ले जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी हम जानेंगे कि चोट के लिए होम्योपैथी में कितनी अच्छी अच्छी दवाएं हैं और क्या होम्योपैथिक दवाओं से चोट को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, या क्या अगर सीवियर कंडीशन में चोट लगी है और यहां तक कि किसी ट्रॉमा सेंटर वगैरह का हमें रुख करना पड़ता है तो भी होम्योपैथिक दवा कारगर है। साथ साथ अगर हम चलाएं तो इसका हमें लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो आइए दोस्तों आज हम इस में बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इंजरी होता क्या है। मेडिकल साइंस के हिसाब से इंजरी इज अ ब्रीच और डिसकंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लिविंग बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का कोई भी टिश्यू या सेल अगर इंजर्ड हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो अगर ब्रेक हो जाती है, दैट इज नोन एज इंजरी। लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इंजरी थोड़ा और अलग से परिभाषित होती है। लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आईपीसी 44 के तहत जो है, आईपीसी हमारी जो धाराएं हैं वो मानता है कि इंजरी केवल फिजिकल इंजरी ही नहीं है, बल्कि अगर इलीगल तरीके से किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी के जो उसका जो क्या कह सकते हैं कि उसका रिपुटेशन है उसको अगर नुकसान पहुंचाया जाए, तो चाहे फिजिकल इंजरी हो, मानसिक आघात हो या प्रॉपर्टी को लेकर के या रिपुटेशन को लेकर के अगर किसी तरह का कोई आघात अगर व्यक्ति पहुंचाता है तो वो भी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से इंजरी की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये रहा इंजरी क्या होता है। अब हम जानते हैं कि इंजरी किस वजहों से होती है, क्या क्या प्रमुख वजह है। दोस्तों अगर आमतौर पे देखें तो 5 तरह से हम लोग इसको देखते हैं, 5 तरह की चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी का मतलब सीधे सीधे है कि किसी मैकेनिकल वजह से इंजरी हो जाए, जिसमें दो प्रमुख रूप में हम इसे समझ सकते हैं। एक होता है मैकेनिकल इंजरी में ब्लंट फोर्स से अगर कोई चोट लग जाए, यानी कोई रोड एक्सीडेंट, किसी से जाकर के भिड़ गया, किसी ने किसी को लाठी मार दिया, कोई किसी चीज से टकरा गया, अगर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से होता है तो वो मैकेनिकल इंजरी के इस कैटेगरी में आता है। जैसे किसी को चोट लग गई, किसी को ब्रूइज्ड इंजरी हो गई, किसी को लेसरेशन हो गया, कंट्यूजन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, ये सारे के सारे इस मैकेनिकल इंजरी के इस ब्लंट फोर्स वाली कैटेगरी में आता है। दूसरा जो वैरायटी होता है दोस्तों, अगर मैकेनिकल में कि अगर कोई शार्प फोर्स से यानी शार्प किसी इंस्ट्रूमेंट से या कोई इस तरह की धारदार चीज से अगर चोट लग जाए, जैसे कट है, क्लीन कट है, या कोई किसी को चाकू भोंक दिया या किसी को कोई शूट आउट कर दिया, गोली मार दिया, तो इस तरह से अगर इस तरह की कोई इंजरी होती है वो ही मैकेनिकल शार्प फोर्स की इंजरी की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी का मतलब यह है कि या तो हीट से, या तो कोई जल गया व्यक्ति, या कोल्ड से। कोल्ड में भी फ्रॉस्ट बाइट है, ट्रेंचेड फुट है, ट्रेंच फुट जिसको बोलते हैं, तो कोल्ड से भी फ्रॉस्ट बाइट या ट्रेंच फुट हो सकता है, कोल्ड बर्न जिसको हम कहते हैं, या सीधे सीधे वो
किसी कहीं कोई ज्वलनशील पदार्थ के टच में आ जाए, कोई ज्वलनशील केमिकल के टच में आ जाए, और बर्न या स्कैल्ड, ये थर्मल इंजरी की कैटेगरी में आता है। तीसरा होता है दोस्तों फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी का मतलब यह है कि जैसे किसी को करंट मार दिया, यानी बिजली के टच में आ गया और करंट के चपेट में आ गया। दूसरा, अगर बिजली जो गिरती है, आकाशीय जो बिजली गिरती है, उसके चपेट में आ गया। तीसरा है एक्सरे के एक्सपोजर से या एमआरआई सेंटर में अगर कोई आपके शरीर में, आपको मालूम नहीं है इसकी बारीकी के बारे में, और कोई ऐसी धात वाली चीज अगर आप पहने हैं या रखे हैं या आपके शरीर में कहीं फिट किया गया है, और आप अगर एमआरआई सेंटर में किसी अपने परिजन के एमआरआई कराने के लिए या आप स्वयं के एमआरआई कराने के लिए गलती से चले जाते हैं, तो आपको उसके चपेट में आना पड़ सकता है, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। तो इस तरह की इंजरी या कोई एक्सप्लोसिव रेडियो एक्टिव कोई इस तरह की चीजों से, रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल से अगर इंजरी होती है, तो ये आपके फिजिकल इंजरी में आता है। चौथा होता है दोस्तों केमिकल इंजरी। किसी केमिकल फैक्ट्री में कोई अगर समस्या आई और हम उसके टच में आ गए, किसी केमिकल के वन, जैसे अभी केमिकल के अगर टच में हम आ गए, तो भी एसिड अटैक्स की जो स्थितियां बनती थी, वो केमिकल इंजरीज के कैटेगरी में आता है। और पांचवा होता है दोस्तों, वो होता है एक्सप्लोसिव, यानी कोई एक्सप्लोजन हो गया, बम विस्फोट हो गया, हम उससे चोटिल हो गए, चाहे नॉमिनल या सीवियर, वो भी इंजरी की कैटेगरी में आता है और उसकी वजह से भी इंजरी क्रिएट होता है। तो ये प्रमुख कारण है। अब दोस्तों बात उठती है कि इंजरी किस तरह का है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इंजरी बहुत मामूली से लेकर के और बहुत ही सीवियर लेवल तक का इंजरी हो सकता है। यहां तक कि केवल स्किन प्रभावित हो, एब्रेज्ड इंजरी हो जाए, या मसल्स में कोई इंजरी हो जाए, मस्कुलर पुल हो जाए, स्ट्रेन हो जाए, स्प्रेन हो जाए, लिगामेंटल फ्रैक्चर हो सकता है, बोन में चोट आ सकती है, यहां तक कि हेयर बार फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर हो सकता है, या स्कैल्प इंजरी हो सकती है, स्कल इंजरी हो सकती है, या हेड इंजरी हो सकती है। तो इस तरह से इंजरी बहुत सिंपल से लेकर के बहुत ही ग्रीवियस एंड बहुत ही क्रिटिकल लेवल तक की हो सकती है, और ऐसे में हमें तत्काल इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। इस बात को अभी हम करेंगे। दोस्तों, अब बात आती है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसी इंजरी वैसा ही उसके सिम्टम होते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो पहला सिम्टम यही है कि जहां चोट लगेगी वहां सूजन होगा, वहां लालीपन होगा, कालापन होगा, दर्द होगा। इसके साथ साथ मोच अगर आ गया तो वहां सूजन होगी, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई लिगामेंटल फ्रैक्चर हो गया तो वहां सूजन के साथ साथ जब भी हम मूवमेंट करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हेड इंजरी है तो लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हो सकता है, सेमी कॉन्शस हो सकता है, व्यक्ति अनकॉन्शस हो सकता है, कोमा में हो सकता है, या लॉस ऑफ विजन मिल सकता है, वर्बल रिस्पांस, आइज रिस्पांस, ये सब डिस्टर्ब मिल सकते हैं। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से डिजीनेस, गिडीनेस, ड्राउजीनेस, ये सब महसूस हो सकता है, फूल मिचली, उल्टी लग सकती है। तो इस तरह के फीचर्स जो है, जैसी इंजरी वैसे फीचर्स जो है डेवलप होते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे जो प्राइमरी जांच होती है इसमें, वो होता है एक्सरे। अगर हमें शरीर में कहीं भी कोई चोट लग जाए, कोई जोड़ पे लग जाए या किसी बोन पे लग जाए, तो हम सबसे पहले हम डॉक्टर से एक्सरे करा करके देखते हैं कि क्या है, कोई टूट फूट या कोई इस तरह की मस्कुलर कोई इंजरी तो नहीं हुई है। एक्सरे भी अपना एक लिमिट रखता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार हम सीटी स्कैन कराते हैं, वो इंजरी कहीं की भी हो। और विशेष रूप से अगर हेड इंजरी है तो ये मान के चलिए, या हेड इंजरी की कोई संभावना भी अगर दूर दूर तक है, तो हम तत्काल से तत्काल उसे एडवाइस करते हैं कि आप सीटी स्कैन कराएं। सीटी स्कैन से काफी हद तक जानकारी मिल जाती है कि क्या हुआ है और क्या वस्तु स्थिति है और हमें क्या करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम एमआरआई कराते हैं, या हम और भी अन्य कुछ जांच आवश्यकता अनुसार करा करके देखते हैं कि और अंगों की क्या स्थिति है, या और अल्ट्रासोनोग्राफी या और इस तरह की चीज़ों को हम करा करके देखते हैं। मुख्य रूप से जो कराते हैं उसमें एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हमें वो कौन से अलार्मिंग साइन है जिस पे हमें बहुत ही काशस होकर के ध्यान देना चाहिए।
देखिए, अगर छोटे मोटे चोट हैं तब तो आप घर में मैनेज कर सकते हैं, और कुछ दवाएं भी हम आगे चल करके बताएंगे जिसको आप घर पे रख करके मैनेज कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर चोट लगा किसी को और ऐसा लगता है कि अगर उसमें वो उसके अंदर उसका जो कॉन्शसनेस है वो प्रभावित हो रहा है और वो बेहोश हो रहा है या बेहोश हो गया, या उसको बोलने पर सही रिस्पांस नहीं दे रहा है, या आइज रिस्पांस उसकी पुतली जो है सही से प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, या हम उसका नाम पूछ रहे हैं तो ऊम गूम कर रहा है, कुछ बता नहीं पा रहा है, और फूल मिचली उल्टी लग रही है, अगर ऐसा लगे कि इंजरी के बाद अगर बार बार उसको किसी को उल्टी होने लग रही है या मिचली टाइप की आ रही है, उल्टी होने जैसा लग रहा है, ये उल्टी हो रही है, और ऐसा लगे कि ये उल्टी बार बार हो रही है, तो आपको घर बैठ करके बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आपको बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में जाने की जरूरत है, और यथासंभव अगर ट्रॉमा सेंटर में आप पहुंचते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी इलाज मिल सकता है और सटीक इलाज मिल सकता है और आपकी जान बच सकती है। तो ये अलार्मिंग साइन है कि अगर आपको चोट लगी और व्यक्ति बेहोश है, या अगर बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और फूल मिचली उल्टी लग रहा है और इस तरह की स्थिति है, तो आपको देन एंड देयर बढ़िया से बढ़िया अस्पताल और यथासंभव ट्रॉमा सेंटर में जाने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं वो बेहद कारगर है। कुछ दवाओं के बारे में हम चर्चा करने के पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी छोटे मोटे चोट हैं, छोटे मोटे चोट से लेकर के नए चोट से लेकर के पुराने से पुराने चोट का इलाज होम्योपैथिक दवाओं में है। यहां तक दोस्तों कि जो सीवियर इंजरीज की जिसकी बात हमने किया, जहां आपको तत्काल अस्पताल जाने की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड की आवश्यकता है और आगे ट्रीटमेंट, फर्दर जांच और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वहां भी आपको होम्योपैथिक दवाएं बहुत फायदा कर सकती है। और यहां तक कि मैं तो एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते और जो अपने एक्सपीरियंस 22 सालों में जो हमने गेन किया है उसके बिहाफ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सीडेंटल इंजरी में जो लोगों को बहुत दिनों तक के लिए कष्ट हो जाते हैं या यहां तक कि जो जानें चली जाती हैं, उसको भी 50% तक बचाया जा सकता है अगर होम्योपैथिक दवा का सेवन तत्काल शुरू कर दिया जाए। और बाकी जो इलाज के दरमियान अन्य जो इलाज चल रहा है, एलोपैथी का इलाज चल रहा है या मैनेजमेंट का जो भी चीजें चल रही है, उसके साथ साथ अगर आप होम्योपैथिक दवा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में अगर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी इंजरी या उसकी जो सीवियरिटी है वो वहीं रुक जाएगी और जान बच सकती है। मोर देन 50% लोगों की जान होम्योपैथिक दवा के सेवन से और साथ साथ सेवन से, सही तरीके के सेवन से बचाई जा सकती है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि होम्योपैथी में वो कौन कौन सी दवाएं हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसे हम अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर जगह देनी चाहिए। दोस्तों, पहली दवा है आर्निका मांट। आर्निका मांट बहुत ही अच्छी दवाई है। 30 या 200 पावर या 1 पावर को आपको अपने घर में रखना चाहिए, या तीनों पावर को आप अपने घर में रख सकते हैं। तीनों पावर की दवाएं अपने घर में रख सकते हैं। किसी भी तरह की इंजरी, चाहे वो स्किन की इंजरी हो, बोन इंजरी हो, मस्कुलर पुल हो, स्प्रेन हो, फ्रैक्चर हो, हेड इंजरी हो, किसी भी तरह की इंजरी में हमारी आर्निका मांट दवा महा औषधि मानी जाती है और इवन पुराना से पुराना चोट को भी ये ठीक करने में सक्षम है। दोस्तों, इसी तरह से दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। नर्व इंजरी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर जिस पार्ट में इंजरी हुआ है, जहां नर्व्स एंडिंग्स ज्यादा हैं, जैसे अंगुलियों के पोर या कुछ इस तरह की जगहों पे, या अगर हेड इंजरी है, तो आपको हाइपेरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों लिडमपाल। लिडमपाल अगर स्टैब इंजरी है, कोई पिंच हो गया या कोई कीड़ा मकोड़ा जहरीला काट दिया और इस तरह की कोई इंजरी है, या किसी ने किसी को चाकू भोंक दिया, ऐसे में हमारी लिडमपाल जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर है। चौथी मेडिसिन है दोस्तों रूटाजी। रूटाजी ऐसा माना जाता है कि बोन इंजरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हमारे बोन इंजर्ड हो जाए या कोई भी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी अगर हमारी इंजर्ड हो जाती है, तो रूटाजी आप दे सकते हैं और रूटाजी बहुत बढ़िया काम करती है। पांचवी मेडिसिन है दोस्तों सिम्फाइटम। सिम्फाइटम 30 या 200 पावर की, यह फ्रैक्चर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। चाहे वो हेयर बार फ्रैक्चर हो, सिंपल फ्रैक्चर हो, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो, किसी भी तरह के फ्रैक्चर में बोन को रीयूनाइट करने में बहुत तेजी से कर सकती है। अगर आपको बाय द वे कोई ऐसा फ्रैक्चर के केसेस में कोई आपको ऑपरेट कराना पड़ रहा है
या आप कोई दवा चला रहे हैं रिड्यूस करा करके, प्लास्टर लगा करके, तो भी मैं आपको कहूंगा कि उन अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ आप सिम्फाइटम का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए कि जो 2 महीने में आपका फ्रैक्चर भरेगा, वो 2 महीने में फ्रैक्चर 2 महीने की जगह पर आपका 1 महीने के अंदर आधे दिनों में ही फ्रैक्चर भर सकता है और ठीक हो सकता है, और बोन जुड़ सकती है आपस में और अच्छे से जुड़ सकती है, परमानेंटली जुड़ सकती है सिम्फाइटम दवा से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 6वीं मेडिसिन है हमारे यहाँ रस्टक्स। बहुत अच्छी मेडिसिन है किसी भी तरह की स्प्रेन या स्ट्रेन के लिए। अगर मसल स्पूल हो गया या स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया या लिगामेंटल फ्रैक्चर हो गया, खिंचाव हो गया, स्पोर्ट्स मेडिसिन भी ये बहुत अच्छी मानी जाती है रस्टक्स। ये 30 या 200 या 1 एम पावर की दवा आप अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दवा है बेलिस पेरेनिस, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और इंटरनल या डीप इंजरी, डीप टिश्यू इंजरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे सपोज करिए किसी ने किसी को लात मार दिया, किसी ने किसी को गुस्सा मार दिया या पेट में चोट मार दिया, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी सोते समय अनभिज्ञता में भी भाई बहन को चोट मार देता है या माँ को चोट मार देता है, और ऐसे में पेट में तत्काल दर्द और परेशानी हो सकती है और जांच में पता चलता है कि कोई इंजरी हो गई है, चोट हो गई है। उसमें भी बेलिस पेरेनिस रामबाण दवाई है और बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों हेमामेलिस हमारे यहाँ मेडिसिन है। हेमामेलिस ब्लीडिंग को चेक करने में बहुत ही रामबाण है। अगर कहीं कोई इंजरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, उसको तत्काल चेक कर सकती है, तत्काल ब्लीडिंग चेक हो जाएगा, रुक जाएगा हेमामेलिस मेडिसिन से दोस्तों। और अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो आप फास्फोरस, हमारी दवा फास्फोरस है, उसकी एक खुराक आप दे सकते हैं। कोई ओपन अगर वुंड हो जाए, कोई ओपन इंजरी है, ओपन वुंड है या लेसरेटेड इंजरी है, उसमें हमारे यहाँ मेडिसिन है कैलेंडुला दोस्तों। ये गेंदा का जो फूल होता है उसकी पत्ती से ये तैयार होता है, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ एंटीसेप्टिक माना जाता है और इसका इस्तेमाल एक्सटर्नल लगाने के लिए भी किया जा सकता है और खाने के लिए भी करते हैं। इससे इसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। किसी जख्म को, इंजरी के बाद किसी जख्म को सुखाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे यहाँ साइलिसिया है, जिससे जख्म को सुखाया जा सकता है, लेकिन वो कम से कम पावर में 3x या 6x में इस्तेमाल करना चाहिए। या कोई इस तरह का सर्जिकल अगर कोई एक्टिविटीज हुई है, वहां आपको इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी दोस्तों और एक मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया, वो भी बहुत अच्छी क्लीन कट या शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी की या पोस्ट सर्जिकल अगर आपको कोई इस तरह की समस्या है, उसमें बहुत अच्छी काम करती है। एक और मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एलियम सीपा और एलियम सटाइवा। एलियम सीपा सूज बाइट की बहुत अच्छी मेडिसिन है। सूज से आपने नया जूता खरीदा या चप्पल खरीदा, उससे अगर कोई इंजरी हो जाए तो वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एलियम सीपा का। और एलियम सटाइवा एम्पुटेशन न्यूराइटिस, अगर कभी किसी का कोई अंग, हाथ, पैर, अंगुली काटना पड़ गया किसी वजह से, या अक्सर देखते होंगे बचदानी में समस्या है, बचदानी निकालनी पड़ गई, उसके बाद भी पता चला कि दर्द रहता है, बचदानी निकाली जा चुकी है तो समस्या खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन पेशेंट आता है और बताता है कि हमें साहब यदा कदा अक्सर दर्द हो जाता है बचदानी निकालने के बाद भी, मुझे तो शंका है कि ठीक से निकाली गई है कि नहीं निकाली गई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें दर्द जो होता है वो अंगों को काटने की वजह से होता है और न्यूराइटिस की वजह से होता है, इसलिए एम्पुटेशन न्यूराइटिस, या किसी का पैर काटना पड़ गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, ऐसे में अगर न्यूराइटिस या पेन होता है तो हमारे यहाँ एलियम सटाइवा बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। एक और आखिरी मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूंगा, और भी कुछ मेडिसिन है वो अभी नहीं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, आगे चर्चा करूंगा। एक मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और क्रॉनिक हेड इंजरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि होम्योपैथिक दवाएं मामूली चोट से लेकर के और सीवियर चोट तक, यहां तक कि एक्सीडेंटल इंजरी और यहां तक कि जानलेवा अगर कोई इंजरी है और अस्पताल में अगर आप भर्ती होना पड़ा है आपके परिजन या किसी को, और उस समय भी आप अगर होम्योपैथिक दवाओं का सेवन सही तरीके से, सही गाइडेंस में अगर अपने मरीज को कराते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी इंजरी जल्दी हीलअप होगी, आपका जो फ्रैक्चर है वो जल्दी हीलअप होगा और 50% से ज्यादा जानें बचाई जा सकती है। दोस्तों अब कुछ हम बात करेंगे, जो चोट लगने के बाद अक्सर ये बात आती है कि अगर चोट किसी को लग जाए तो महिलाएं या घर में जो परिवार के लोग होते हैं वो बाकायदे तेल गर्म करके लगते हैं उसको मालिश करने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी कभी भी चोट लगे किसी भी गर्म चीज से मालिश नहीं करना चाहिए। तेल आप अगर पेन किलर ऑयल है, कुछ इस तरह का ऑयल है तो आप लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, या कोई आपके पास मूव या कोई इस तरह का मलहम है तो आप लगा जरूर सकते हैं, लेकिन आप उसको रगड़ करके आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका वो
पोर्शन चोटिल हुआ है वहां अंदर ब्लीडिंग भी हो सकता है, सेल इंजर्ड है, और अगर आप रगड़ते हैं तो और ज़्यादा सेल इंजर्ड होगा। इसलिए कभी भी किसी भी चोट के मामले में रगड़ करके मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा एक है कि चोट लग गया या हेड इंजरी हो गई या कहीं भी कोई इस तरह का चोट लग गया जहां हो सकता है इंटरनल डैमेजेस हुए हों, ब्लीडिंग हुई हो, क्लॉट्स बन रहा हो, ऐसे में कभी कभी कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि गर्म चीज से सेकें या ठंडा चीज से सेकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह की कोई इंजरी है 48 घंटे तक कभी भी कोई गर्म चीज का इस्तेमाल उस पर नहीं करना चाहिए। जब भी अगर सेकना है, आपको लगता है कि ब्लीडिंग हुई है या अंदर क्लॉट बन सकता है या इस तरह का ब्लीडिंग हो रही है और सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, तो वहां पे आपको आइस लेकर के और उस बर्फ से सेकाई करनी चाहिए। बर्फ से सेकने से उस वहां ब्लीडिंग चेक हो सकती है, ब्लीडिंग रुक सकता है। तो 48 घंटे तक कोई भी गर्म चीज से कभी भी सेकाई, चाहे वो ब्लीडिंग वाला चोट हो या नॉन ब्लीडिंग का चोट हो, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो मिथ्याएं हैं लोगों के मन में, ये भ्रम को टूटना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, चूंकि यह विषय बहुत बड़ा है, तो मैं अलग से फिर से आपको फ्रैक्चर एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, हेड इंजरी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, और हेड इंजरी को कैसे मापते हैं, उसको एक पैरामीटर होता है ग्लास्को जो है स्केल, ग्लास्को कोमा स्केल, जीसी स्केल उसको बोलते हैं। उसको हम अलग से हेड इंजरी क्या होता है और हेड इंजरी में होम्योपैथी का क्या रोल है, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होती है, या होम इंजरी के लिए होम रेमेडीज क्या क्या हो सकती है, ये सारे विषयों को 3-4 विषयों को लेकर के हम अलग से आपको छोटे छोटे वीडियो में देंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके जरूर काम का होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों मित्रों तक भेजने का प्रयास करें, भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।